गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज YouTube वीडियो चैनल में हम बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम के बारे में कंटिन्यू स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी यूज़ होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट्स के बारे में स्टडी करेंगे और XY रिकॉर्डर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक्स के बारे में स्टडी करें, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, राइट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि बायोमेडिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम दो रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। पहला स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। अगर हम स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर यूज़ करते हैं तो इसमें सिग्नल जो रिकॉर्ड करना है उसको टाइम के बेस के रेस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे हम टाइम बेस लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर सिग्नल जो हमें रिकॉर्ड करना वो दिया जाता है और स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर की हेल्प से ये सिग्नल रिकॉर्ड हो जाता है। अगर हम XY रिकॉर्डर यूज़ करेंगे तो XY रिकॉर्डर में एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड होता है। इसमें टाइम बेस नहीं लिया जाता। एक्स एक्सिस पे भी रिकॉर्ड सिग्नल जो रिकॉर्ड करना वो दिया जाता है और वाई एक्सिस पे सिग्नल दिया जाता है, तो एक सिग्नल दूसरे के रेफरेंस में रिकॉर्ड होता है। कोई भी सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए अगर हमें फिजिकल फॉर्म में रिकॉर्डिंग चाहिए तो हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला तो ग्राफिकल पेपर चाहिए और उस पेपर को मूव करने का मैकेनिज्म चाहिए कि पेपर को जो मूव करते हैं वो मैकेनिज्म, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसको मैकेनिकल सिस्टम ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में हम इसकी स्टडी कर चुके हैं। ड्राइवर मोटर एंड गियर असेंबली की हेल्प से हम ग्राफिकल पेपर को मूव करते हैं विद अदर एसेसरीज, राइट। और दूसरा हमें जो चाहिए वो स्टाइलस चाहिए। स्टाइलस हम बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम में पेन को स्टाइलस बोलते हैं, राइट। और स्टाइलस कौन सा स्टाइलस होगा ये बेस करेगा कि हम राइटिंग टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो राइटिंग टेक्निक के हिसाब से हम स्टाइलस यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम हीटेड स्टाइलस मेथड ले रहे हैं तो हमें रेजिस्टेंस, जो हीटिंग रेजिस्टेंस मटेरियल का स्टाइलस चाहिए। अगर हम इंकजेट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमें कैपिलरी फॉर्म में पेन चाहिए। और अगर हम फोटोग्राफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमें बीम चाहिए एज अ स्टाइलस, राइट। और इस स्टाइलस को मूव करने के लिए जो असेंबली यूज़ होती है वो है PMMC, दैट इज़ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, राइट। होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर होंगे, सब टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिना हेजिटेशन मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी कोई अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, राइट। हम स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के ब्लॉक डायग्राम की स्टडी करेंगे। ये ब्लॉक डायग्राम अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें क्लियरली सर्किट बताए गए हैं। किसी भी चीज़ को फिजिकल फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे हम सिंपल अपने नोट्स भी बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, कॉपी चाहिए होती है, कॉपी का पेज और अपना पेन या पेंसिल चाहिए होता है। इसी तरह स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में फिजिकल फॉर्म में रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें एक ग्राफिकल पेपर चाहिए। ग्राफिकल पेपर का एक रोल होता है और हमें एक स्टाइलस चाहिए होता है। तो जो ग्राफिकल पेपर का रोल है और स्टाइलस है वो दोनों जो मूव करते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। जैसे अगर स्टाइलस को अगर हम यहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के ब्लॉक डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि स्टाइलस जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, यानी लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जबकि ग्राफिकल पेपर को हम फिर वर्टिकली मूव कराएंगे, यानी और डाउन किसी एक डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो हमें जो रिकॉर्डिंग सिग्नल जो हमें रिकॉर्ड करना है वो हम इजीली ग्राफिकल पेपर पे पा सकते हैं। जो सिग्नल हमें रिकॉर्ड करना होता है वो हम स्टाइलस को देते हैं और टाइम बेस जो है, जिस टाइम से जिस स्पीड से हमें सिग्नल को रिकॉर्ड करना है उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफिकल पेपर को मूव करते हैं, राइट। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि जो इनपुट सिग्नल है पेशेंट से जो लिया जाता है, एक सर्किट है DPC जिसको
वो बोलते हैं डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किटरी। उसको देने के बाद इनपुट प्रोसेसर में दिया जाता है और इनपुट प्रोसेसर्स में देने के बाद इसकी रेंज को सिलेक्ट करके देन स्टाइलस को दिया जाता है, राइट। और स्टाइलस ड्राइविंग सिस्टम जो PMMC हमारा है, उसका जो कंट्रोल सर्किट, जो भी हम स्टाइलस यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रोल सर्किट है उसके थ्रू स्टाइलस को मूव किया जाता है। क्लियर। तो जो पेशेंट से सिग्नल लिया जाता है वो सबसे पहले डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किटरी को दिया जाता है। इस सर्किटरी के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उसमें स्टडी करेंगे, पर मैं आपको क्लियरली एक चीज़ यहाँ समझाना चाहूँगी कि इस प्रोटेक्शन सर्किटरी का यूज़ क्या होता है। इनफैक्ट आप सब जानते हैं कि जो हमारी बॉडी के जो बायोमेडिकल सिग्नल्स हैं वो बहुत लो वोल्टेज के होते हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीवोल्ट्स। तो इसलिए जो ये सिस्टम डिज़ाइन होते हैं ये सब इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि इसमें लो वोल्टेज सिग्नल्स को पिक करने के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, राइट। एंड पेशेंट के ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि समटाइम्स हमें बहुत हाई वोल्टेजेस के शॉक्स देने पड़ते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उसको किसी बीमारी से इम्प्रूव करने के लिए। वो हम आगे स्टडी करेंगे, जब हम डिफिब्रिलेटर्स की स्टडी करेंगे तब हम उसकी स्टडी करेंगे। पर उन हाई वोल्टेज शॉक्स के टाइम अगर ECG मशीन लगी हुई है और उसके साथ ये रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो वो हाई वोल्टेज शॉक्स अगर किसी भी रीज़न से इस सिस्टम पे पहुंच जाते हैं तो ये सब डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसलिए डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किटरी लगाई जाती है कि सिर्फ लो वोल्टेज सिग्नल ही रिकॉर्डिंग जो सिस्टम है उस पर पहुँचे, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर पर पहुँचे, और हाई वोल्टेज सिग्नल्स जो हैं वो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर पर नहीं पहुँचे। ये काम होता है डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किटरी का। अभी काम कैसे करती है हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप बस ये पॉइंट क्लियर समझ लें कि डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किटरी हाई वोल्टेज सिग्नल्स को रिकॉर्डर पर जाने से रोकता है, यानी उसको इस पर्टिकुलर रिकॉर्डर की जो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर की जो असेंबली है उसको हाई वोल्टेज सिग्नल से डैमेज होने से बचाता है। इसलिए इसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किटरी, राइट। और हमारा जो स्टाइलस है वो बेसिकली जितना ग्राफ का पेपर की विड्थ है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो रेंज सेलेक्टर स्विच है इसकी हेल्प से इनपुट प्रोसेसर और रेंज सेलेक्टर स्विच, ये जो सर्किटरी है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी हेल्प से हम स्टाइलस की जो मूवमेंट की रेंज है एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट वो विद इन रेंज रखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, राइट। स्टाइलस क्या है, बेसिकली लेफ्ट या राइट में मूव हो सकता है। ये जो रेंज सेलेक्टर है ये बेसिकली रेंज को सेलेक्ट करता है एंड हम एक इंडिकेशन स्केल यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होता है। और इस कैलिब्रेटेड स्केल पे स्टाइलर ये नीचे जो दिखा रहा है आपको एक स्टाइलस है जो ग्राफिकल पेपर से कॉन्टैक्ट में आ रहा है और ऊपर का एरो इस स्टाइलर का पॉइंटर है। तो ये पॉइंटर जब इस स्केल पे जहाँ पर भी आता है तो उससे हम डायरेक्ट इसका जो सिग्नल का जो वैल्यू है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लियर। एंड ग्राफिकल पेपर का एक रोल होता है जिसको हम चार्ट पेपर भी बोलते हैं, और उसको मूव करने के लिए हम मोटर विद गियर असेंबली का यूज़ करते हैं। तो मोटर विद गियर असेंबली से ये जो पेपर है वो इधर टॉप और बॉटम किसी एक डायरेक्शन में मूव होता है, राइट। और इसके साथ हमारा एक चार्ट स्पीड सेलेक्टर भी लगा हुआ है जो कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है ताकि ग्राफ पेपर के मूवमेंट की स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। अगर ये इंडस्ट्रियल स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर है तो ये स्पीड 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से लेकर 100 मिलीमीटर पर सेकेंड तक होती है। और अगर ये बायोमेडिकल स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर है तो इसमें दो स्पीड यूज़ होती है। नॉर्मल स्पीड होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड और हाई स्पीड होती है 50 मिलीमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो होपफुली आपको जो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का ब्लॉक डायग्राम एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिकॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक्स, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में यूज़ होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज यही स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर की वर्किंग में पूरा सपोर्ट करता है।
ये जो आपके दो ट्रांजिस्टर हैं जो A2 के आउटपुट से लगे हुए हैं, ये पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में है PMMC गैल्वेनोमीटर की मूविंग कॉइल के साथ। तो जो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन, उसके कारण जो दोनों ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट है, उस कलेक्टर करंट की डिफरेंस, जो दोनों की कलेक्टर करंट का डिफरेंस होता है, उसके प्रोपोर्शन में इस कॉइल में सिग्नल जनरेट होते हैं और स्टाइलस उस अकॉर्डिंग मूव करता है, राइट। तो जो E2 का आउटपुट है वो बेसिकली इन दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे दिया हुआ है। जब कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा होता है तो इस स्टाइलस को हमेशा जीरो एक्सिस पे यानी जीरो इंडिकेशन देना होता है, और जब इनपुट सिग्नल आ रहे होते हैं तो दोनों कलेक्टर करंट, अगर हम इसको T1 और इसको T2 मान लें, तो T1 माइनस T2 अगर पॉजिटिव है तो एक डायरेक्शन में स्टाइलस मूव होगा, और T1 माइनस T2 अगर नेगेटिव है तो दूसरी डायरेक्शन में मूव होगा। यानी अगर T1 की करंट ज़्यादा है T2 से तो स्टाइलस एक डायरेक्शन में मूव होगा, और अगर T2 T1 से ज़्यादा है तो स्टाइलस दूसरी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर स्टाइलस अप और डाउन मूव हो रहा है, जिस तरह से आपके सामने सर्किट दिखाया गया है, स्टाइलस अप एंड डाउन मूव हो रहा है, राइट। जब कोई भी सिग्नल इनपुट पे नहीं दिया होता है तो इसको ज़ीरो इंडिकेट करना होता है, और इस ज़ीरो इंडिकेट करने के लिए जो E2 एम्पलीफायर, जो ड्राइवर एम्पलीफायर है, इसके आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है विद हेल्प ऑफ पोजीशन कंट्रोल। ये पोजीशन एडजस्टमेंट जो पॉट है, ये इसके आउटपुट को कंट्रोल करता है। जब कोई भी इनपुट नहीं आता है तो ये इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि दोनों ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट इक्वल हो। जब दोनों ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट इक्वल होंगी तो दोनों का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, और जब ज़ीरो हो जाएगा तो थर्मल स्टाइलस ज़ीरो एक्सिस पर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा, ज़ीरो इंडिकेशन देगा, राइट। ठीक है, तो E2 का जो आउटपुट है वो पोजीशन एडजस्टमेंट पॉट, जिसको पोजीशन कंट्रोल कहते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। E1 जो है वो हमारा प्री एम्पलीफायर है या डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं। ये लो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर होता है। इसका जो गेन है वो बेसिकली इस अटेन्यूएटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो ये बेसिकली रेंज सेलेक्टर का, जो अभी हमने स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में पढ़ा था रेंज सेलेक्टर, ये रेंज सेलेक्टर का रोल अदा करता है। तो रेंज को सेलेक्ट करने में इस अटेन्यूएटर से हम इसको एम्पलीफायर को सेट करते हैं और ये रेंज को सेलेक्ट करता है। इसके लिए हम एक रेफरेंस सिग्नल 1 मिली वोल्ट का स्टैंडर्ड सिग्नल यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम रेंज को सेट करते हैं कि एक स्क्वायर जो है वो ग्राफ का वो 1 मिली वोल्ट देना चाहिए या 0.5 मिली वोल्ट देना चाहिए या 2 मिली वोल्ट देना चाहिए। तो गेन जो होता है वो हम आगे जब मशीन पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि जो गेन होता है वो इस अटेन्यूएटर से जो है वो सेट किया जाता है और इससे रेंज सेट होती है, राइट। इस जो हमारा प्री एम्पलीफायर है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, इसके कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये गार्ड एंड शील्ड अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं। और इस गार्ड एंड शील्ड अरेंजमेंट के साथ हम ये दो रेजिस्टेंस जो अटेन्यूएटर का काम करते हैं, R1 एंड R2, उसको कनेक्ट करते हैं। ये R1 एंड R2 जो है वो इस एम्पलीफायर की वर्किंग पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते, इवन कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के न्यूट्रलाइज करने में भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते। अब तो ये R1 एंड R2 जो है वो वोल्टेज सेंसिटिविटी को सेट करते हैं, राइट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए हम ये R1 एंड R2 यूज़ करते हैं, और गार्ड एंड शील्ड अरेंजमेंट और R1 R2 अटेन्यूएटर की हेल्प से किसी भी रिकॉर्डर में जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो 1 मिली वोल्ट से लेकर 10 मिली वोल्ट तक की हमें अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे दिखाया गया 4 वायर इनपुट, यहाँ से हम इनपुट देते हैं। ये इनपुट गार्ड एंड शील्ड अरेंजमेंट के थ्रू, अटेन्यूएटर के थ्रू होके प्री एम्पलीफायर पे जाता है। इस प्री एम्पलीफायर से हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं। प्री एम्पलीफायर का आउटपुट फिर ड्राइवर एम्पलीफायर पे जाता है। ड्राइवर एम्पलीफायर की जो बेसिकली आउटपुट को जब कोई सिग्नल नहीं था तो ज़ीरो करने के लिए हम इस पोजीशन एडजस्टमेंट से सेट कर देते हैं। जो भी सिग्नल इस पर आ रहा है, जो हमारा इनपुट जिसे हमें मेज़र करना है, उसको हम पुश पुल जो कॉन्फ़िगरेशन दोनों ट्रांजिस्टर्स पे देते हैं, और पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन फिर इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल
जो इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग स्टाइलस का मूवमेंट आइदर अप या डाउन होता है। और इस स्टाइलस को, क्योंकि इसमें हमने थर्मल स्टाइलस दिखा रखा है, क्योंकि हम हीटेड स्टाइलस मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इस थर्मल स्टाइलस को हीटअप करने के लिए ये थर्मल स्टाइलस एक 2 ohm 5 वॉट के हीट कंट्रोल पॉट के साथ सीरीज में कनेक्ट होकर और 6.3 वोल्ट AC के हेल्प से इसको हीटअप किया जाता है। तो इसका जो हीट है, मतलब टेम्परेचर जो है थर्मल स्टाइलस का, वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पेपर बर्न हो जाएगा, और बहुत कम टेम्परेचर होगा। हम सब जानते हैं कि अगर हम हीटेड स्टाइलस मेथड यूज़ करते हैं तो हमें वैक्स कोटेड पेपर यूज़ करना होता है। तो उस थर्मल स्टाइलस का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि वैक्स कोटेड पेपर की वैक्स को रिमूव करके उसके ऊपर एक डार्क इम्प्रेशन दे दे, जो कि रिकॉर्डिंग कहलाती है। तो इतना टेम्परेचर भी होना चाहिए कि वो वैक्स कोटिंग हटा दे और पेपर पे रिकॉर्ड दे सके, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो पेपर को बर्न कर दे। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हीट कंट्रोल पॉट 2 ohm 5 वॉट का यूज़ किया जाता है, जिससे जो 6.3 वोल्ट AC से जो करंट फ्लो हो रही है स्टाइलस को हीटअप करने के लिए, उसको कंट्रोल किया जा सके कि इतनी करंट फ्लो हो कि जितना हमें इम्प्रेशन के लिए चाहिए। होपफुली आपको रिकॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो स्टाइलस है, अगर थर्मल स्टाइलस है तो क्योंकि ये लगातार हीटअप होता रहता है तो धीरे धीरे बर्न हो जाता है, क्योंकि बार बार हीटअप होता है, बर्न हो जाता है। और या फिर इसके ऊपर जो ये पेपर से वैक्स हटाता है तो वैक्स भी इसके ऊपर चिपकती रहती है, तो उस कारण से भी इसके ऊपर वैक्स कोटिंग हो जाती है, जिससे ये डैमेज होना चालू हो जाता है। तो अगर इसको हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखनी जरूरी है, मेंटेनेंस और सर्विसिंग जरूरी है। हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना जरूरी है ताकि ये ज़्यादा बर्न ना हो, और इसकी क्लीनिंग जरूरी है ताकि इसके ऊपर जो वैक्स कोटिंग आ जाती है उसको रिमूव कर सके। और अगर हम इसकी जगह इंकजेट स्टाइलस यूज़ करते हैं तो हमें प्लेन पेपर यूज़ करना होगा, उसमें कोई वैक्स कोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। पर क्योंकि इंकजेट स्टाइलस में कैपिलरी फॉर्म में इंक जो है वो स्टाइलस में डाली जाती है, तो अगर ये रेगुलर यूज़ होता है और रेगुलर फ्लो होता है इंक का, तब तो ये स्टाइलस बहुत अच्छे से काम करता है। पर अगर रेगुलर यूज़ नहीं होता है, किसी रीज़न से हम इसको बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, तो इसमें इंक की क्लॉगिंग मतलब जमने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसकी भी क्लीनिंग और मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। यानी दोनों ही स्टाइलस में हमें क्लीनिंग और मेंटेनेंस, रेगुलर जो कहते हैं ना मेंटेनेंस सर्विसिंग, वो रिक्वायर होती हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट अगर हम फोटोग्राफिक मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें नहीं ज़रूरत होती, क्योंकि उसमें हम सिंपल एक हम बीम को यूज़ कर रहे हैं, फोटोग्राफिक बीम को यूज़ कर रहे होते हैं, लाइट बीम को यूज़ कर रहे होते हैं स्टाइलस की तरह, तो उसमें कोई मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड नहीं होती। पर अगर ये दोनों स्टाइलस हम यूज़ करते हैं, थर्मल स्टाइलस या फिर इंकजेट स्टाइलस, तो इसमें रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। तो स्टाइलस को प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि स्टाइलस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का या किसी भी रिकॉर्डर का। स्टाइलस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसकी रेगुलर मेंटेनेंस और क्लीनिंग रिक्वायर्ड होती है। अभी हमने हीटेड स्टाइलस मेथड और इंकजेट मेथड की रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस किया, पर स्टाइलस को डैमेज करने के लिए और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो डैमेज करते हैं, और उस डैमेज को रोकने के लिए हम स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट्स यूज़ करते हैं। हम हमारे कोर्स में दो तरह के स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। एक तो है जीनर कंट्रोल्ड स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट और दूसरा है फीडबैक कंट्रोल्ड स्टाइलस प्रोटेक्शन सिस्टम। जीनस कंट्रोल्ड स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट हमारी स्टाइलस को हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल के कारण बेंडिंग से प्रोटेक्ट करता है। देखिए, जो हीटअप होने के कारण या इंक क्लॉग होने के कारण या वैक्स जमने के कारण जो मेंटेनेंस है, वो तो हम क्लीनिंग से और रेगुलर सर्विस से कर सकते हैं। पर जो हम सिग्नल दे रहे हैं स्टाइलस को रिकॉर्ड करने के लिए, अगर उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत, ये मैकेनिकल पार्ट है, दोनों ही मैकेनिकल पार्ट है, चाहे वो हीटेड स्टाइलस हो चाहे वो इंकजेट स्टाइलस हो, और मैकेनिकल पार्ट का कुछ इनर्शिया होता है, वो इनर्शिया एक पर्टिकुलर लेवल तक ही उस स्टाइलस को बेंड करना अलाउ करता है। अगर किसी भी मैकेनिकल चीज़ को अगर आप
ज़रूरत से ज़्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, आप सब जानते हैं, राइट। तो अगर हम हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल देते हैं और स्टाइलस तो जो हम इनपुट सिग्नल देते हैं उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। ये ऑलरेडी जो PMMC सिस्टम होता है उसके पिवट से इसका एक सिरा तो कनेक्टेड होता है और दूसरा सिरा मूव कर रहा होता है, मतलब एक कैंटिलीवर की तरह काम करता है। तो जब एक सिरा फिक्स है, राइट, और दूसरा सिरा मूव कर रहा है, सपोज ये आपका स्टाइलस है, राइट, तो ये ऐसे या ऐसे 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 इस तरह से मूव कर सकता है ना, अप डाउन अप। पर अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा हम मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं ये टूट जाएगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है मैकेनिकल पार्ट की, जितना इसका इनर्शिया वो इतना ही बेंडिंग इसको अलाउ करता है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल आ जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अटेन्यूएट करके स्टाइलस पे दें। अगर अटेन्यूएट नहीं कर पा रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सिग्नल जा रहा है तो स्टाइलस को बेंड करके उसको तोड़ भी सकता है। तो इसके लिए हम स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किटरी यूज़ करते हैं। तो जीनर कंट्रोल्ड स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किटरी में हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल के कारण जो बेंडिंग होने से डैमेज हो सकता है स्टाइलस का, उसका प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये सिर्फ हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल के कारण ही बेंडिंग से स्टाइलस को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो है प्रोटेक्शन कंट्रोल सिस्टम स्टाइलस का, वो बेटर है जीनर कंट्रोल स्टाइलस प्रोटेक्शन सिस्टम से, क्योंकि ये स्टाइलस को हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल की बेंडिंग से डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा अगर फास्ट स्पीड डिफ्लेक्शन होते हैं उसके कारण में बेंडिंग से स्टाइलस को प्रोटेक्ट करता है। जबकि जीनर कंट्रोल स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट जो है वो फास्ट स्पीड डिफ्लेक्शन के कारण बेंडिंग से स्टाइलस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो पेपर होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो आप इजीली उसमें जवाब दे सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि फास्ट स्पीड डिफ्लेक्शन के कारण बेंडिंग से स्टाइलस को अगर डैमेज करना है तो कौन सा स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि फीडबैक कंट्रोल स्टाइलस प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करेंगे। अगर आप लिखते हैं कि जीनर कंट्रोल स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट यूज़ करेंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा, राइट। इसीलिए मैं हमेशा इस चीज़ पे जोर देती हूँ कि आप कंसेप्ट को समझें, रटे नहीं। स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट दो हैं, दो में से जीनर कंट्रोल स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट जो है वो हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल के कारण सिर्फ बेंडिंग से स्टाइलस को प्रोटेक्ट करता है, जबकि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल से भी और फास्ट स्पीड डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि अगर सिग्नल में वेरिएशन बहुत जल्दी हो रहे हैं, राइट, मीन्स एकदम से हाई वोल्टेज आती है फिर लो आती है, हाई आती है देन लो आती है, तो स्टाइलस को बहुत जल्दी मूव करना पड़ेगा। एंड ऐसी कंडीशन में फास्ट स्पीड के कारण जो क्योंकि उसका इनर्शिया है एक लिमिट तक की फास्ट जो है वो उसको चेंजेस को वो टॉलरेट कर सकता है, अगर बहुत ज़्यादा आते हैं तो बेंड हो सकता है और बेंड होके टूट सकता है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम फीडबैक कंट्रोल स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट यूज़ करेंगे, राइट। वन बाय वन हम दोनों की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जीनर कंट्रोल स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट यूज़ करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जब हमने रिकॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी की थी तो हमने देखा था कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो ड्राइवर एम्पलीफायर के आउटपुट पे जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं वो जो PMMC की मूविंग कॉइल है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड थे, राइट। हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में भी कनेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर T1 और T2 जो है वो कॉइल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं तो हमें जो कॉइल यूज़ करनी होती है वो सिंगल एंडेड चाहिए होती है, तो इसका सिर्फ सिंगल एंड जो है वो ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, अदर एंड जो है वो अर्थिंग पे है, राइट। इस जो स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किटरी है इसके जो T1 T2 ट्रांजिस्टर हैं उसको बायसिंग के लिए हमने R1 R2 R3 R4 RC और RE रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं, राइट।
और ये जो डायोड यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया है कि जो सिग्नल है वो फीडबैक होके वापस ट्रांजिस्टर में ना जा सके, बिकॉज हम जानते हैं कि सिंपल डायोड्स फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, राइट। तो जो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, वो यहाँ से जब आएगा तो वो T1 में जाएगा, राइट, इस डायोड के थ्रू होके T2 में जाएगा, राइट। तो ये फीडबैक होके दोबारा इसमें ना जा पाए तो इसलिए इस डायोड को यूज़ किया जाता है। और स्टाइलस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर दो जीनर यूज़ किए हैं, Z1 एंड Z2, और ये दोनों रिवर्स बायस मोड में एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट होकर कॉइल के पैरेलल में कनेक्टेड है। आप इसको इजीली देख सकते हैं। Z1 और Z2 दो जीनर डायोड हैं, ये एक दूसरे के साथ रिवर्स बायस में सीरीज में कनेक्टेड हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कॉइल L के पैरेलल में कनेक्टेड है, PMMC को कॉइल L के पैरेलल में कनेक्टेड है। स्टाइलस जो है वो अप और डाउन डायरेक्शन में जितना डिफ्लेक्ट कर सकता है, जितनी वोल्टेज को टॉलरेट कर सकता है, उतनी वोल्टेज के जीनर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, राइट। क्योंकि हम जानते हैं जीनर एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ये हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। यानी जब वोल्टेज इसकी जो जीनर वोल्टेज से जब भी ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो ये जीनर वर्क करना चालू कर देगा और उस वोल्टेज को आगे जाने से रोक देगा, राइट। तो होता क्या है कि जब इनपुट सिग्नल जब दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट करंट जो सिंगल एंडेड PMMC कॉइल पे जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग ये स्टाइलस डिफ्लेक्ट होगा, वो करंट अगर 1 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है तो I12 कहलाएगी, क्योंकि वो 1 से 2 फ्लो होगी। और अगर सपोज 1 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है तो उसको हम I21 कहेंगे, बिकॉज पॉजिटिव करंट 2 से 1 में फ्लो हो रही है, राइट। जब I12 करंट फ्लो हो रही है तो उसके लिए Z2 जो जीनर डायोड है रिवर्स डायरेक्शन में है, तो जब ये I12 करंट यहाँ पर फ्लो होगी एंड जो भी वोल्टेज यहाँ 1 पे आ रही है, 1 से 2 के बीच में जो वोल्टेज है, जब वो जीनर वोल्टेज Z2 की जीनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी तो Z2 क्या है, जब कि इससे कम है, Z2 की जीनर वोल्टेज से कम है, तो ये करंट कहाँ फ्लो होगी, इस कॉइल में फ्लो होगी। जो I12 करंट है वो जीनर में ना फ्लो होके कहाँ पर फ्लो होगी, इस कॉइल में फ्लो होगी, क्योंकि जीनर इसको फ्लो नहीं होने देगा, ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है, राइट। Z2 जो है रिवर्स बायस में लगा है तो इसको फ्लो नहीं होने देगा और I12 करंट जो है वो L कॉइल से फ्लो होगी और उसके अकॉर्डिंग स्टाइलस जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। और जैसे ही I12 करंट जैसे ही वोल्टेज 1 पॉइंट पे Z2 की जीनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी तो जीनर रिवर्स बायस में एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करना चालू कर देगा और ये सारी की सारी करंट इसके थ्रू फ्लो हो जाएगी, Z2 के थ्रू फ्लो हो जाएगी। वो ज़्यादा करंट इस कॉइल में नहीं जा पाएगी और स्टाइलस जो है वो बेंड होने से बच जाएगा, राइट। इसी प्रकार जब 1 नेगेटिव है 2 के कंपैरिजन में तो I21 करंट जो है वो पहले कॉइल में फ्लो होगी और इसके अकॉर्डिंग स्टाइलस जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि Z1 रिवर्स बायस में है I21 की, तो I21 जो है वो Z1 फ्लो ही नहीं होने देगा। एंड जब तक कि जीनर वोल्टेज जो .2 पर जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो Z1 की जीनर वोल्टेज से कम है, तब तक I21 करंट जो है वो L कॉइल से फ्लो होगी और इसके अकॉर्डिंग स्टाइलस डिफ्लेक्ट होगा जितना हमें इनपुट आ रहा है। जैसे ही 2 पर पॉजिटिव वोल्टेज जीनर 1 की जीनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है तो जीनर 1 जो है Z1 जो है वो रिवर्स बायस में आ जाएगा और रिवर्स बायस में आते ही वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर लेगा और I21 करंट फिर Z1 से पास हो जाएगी और L कॉइल में नहीं जा पाएगी और इसलिए स्टाइलस जो है वो हाई वोल्टेज के कारण, जो हाई एम्पलीट्यूड के कारण हाई वोल्टेज आ रहा था, उससे बेंड होने से बच जाएगा। आपको आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर 1 पे पॉजिटिव वोल्टेज है तो Z2 प्रोटेक्ट करेगा और मतलब 1 पे जो पॉजिटिव वोल्टेज अगर जीनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है तो Z2 स्टाइलस को बेंड होने से प्रोटेक्ट कर लेगा और अगर 2 पे पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो Z1 की जीनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है तो Z1 यहाँ से करंट फ्लो करके अपने से करंट फ्लो करके स्टाइलस को प्रोटेक्ट कर लेगा।
इस प्रकार से ये जीनर कंट्रोल्ड स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट जो है वो हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल के कारण स्टाइलस को बेंड होने से प्रोटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम पढ़ने से पहले हम एक बार डिफरेंशियल कैपेसिटर की वर्किंग को समझ लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल कैपेसिटर जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है नेक्स्ट स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट को समझने के लिए। ये आपके सामने डिफरेंशियल कैपेसिटर है जिसकी जो C1 है ये मूविंग प्लेट है और A और B फिक्स प्लेट्स हैं, राइट, क्लियर। ये टर्मिनल A, टर्मिनल B एंड जो C है वो पिवट से, जो टर्मिनल पिवट से कनेक्टेड है, राइट। तो जब भी किसी भी रीजन से हम सर्किट में देखेंगे जो C1 है वो मूव करता है, तो अगर सपोज C1 एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, आप देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव, राइट। तो जब C1 एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसका ज़्यादा पोर्शन कहाँ जाएगा, B के साथ आ जाएगा और A के साथ कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि पिवट पे कनेक्टेड है कैंटिलीवर की तरह। तो ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज यूं नहीं मूव करेगा, ये इस तरह से मूव करेगा, आइदर दिस और दिस, जस्ट लाइक कैंटिलीवर, दिस और दिस। जैसे आपने अपने फिजिक्स में पेंडुलम पढ़ा था ना, पेंडुलम जैसे मूव करता है इस तरह से ही मूव करेगा। तो जब ये अगर सपोज इस तरह का कोई सिग्नल आ जाए कि C1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो C1 का ज़्यादा पोर्शन B के साथ हो जाएगा और A के साथ कम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, एप्सिलॉन A अपॉन D, जहाँ C तो क्या है कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी है, A है प्लेट एरिया जो आपस में कवर हो रहा है और D क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। जैसे प्लेट A और B, प्लेट B की इससे दूरी C1 से दूरी या प्लेट A की C1 से दूरी, ये डिपेंड करेगा कि CA कैपेसिटेंस A और कैपेसिटेंस B की वैल्यू क्या है। न्यूट्रल कंडीशन में जो अभी कंडीशन है, जब कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तो इस तरह से सेटिंग की जाती है कि दोनों कैपेसिटेंस सेम हो, CA इज इक्वल टू CB हो, राइट, ताकि इन दोनों का जो डिफरेंस हो वो 0 हो जाए, क्लियर। डिफरेंशियल कैपेसिटर की वर्किंग आपको समझ में आ गई। अगर ये किसी रीजन से जब हम इसको सिग्नल देते हैं तो ये अगर सपोज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो क्योंकि C का पोर्शन B के साथ ज़्यादा आ गया, यानी जो प्लेट एरिया है वो B का ज़्यादा हो गया, कवरिंग प्लेट एरिया A से, तो CB क्या हो जाएगा, CA से ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर। और अगर C1 क्लॉकवाइज मूव करता है, यानी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो C1 A की तरफ मुड़ जाएगा, A की तरफ टिल्ट हो जाएगा और जो कवरिंग एरिया C1 का है वो A के साथ ज़्यादा हो जाएगा। जो A है, जो प्लेट एरिया कहलाता है, वो A के साथ, स्मॉल a के साथ ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो CA है वो CB से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कवरिंग एरिया। अगर कैपेसिटर जिसका एरिया ज़्यादा है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो न्यूट्रल कंडीशन में क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसलिए CA इज इक्वल टू CB। एंटी क्लॉकवाइज में CB इज मोर देन CA और क्लॉकवाइज में CA इज मोर देन CB। आई थिंक आपको डिफरेंशियल कैपेसिटर की वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब हम फीडबैक कंट्रोल्ड स्टाइलस प्रोटेक्शन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशियल कैपेसिटर है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बिकॉज वो एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है। पहले हम इसकी कनेक्शन को समझ लेते हैं। ये जो आपका ड्राइवर एम्पलीफायर है, इसमें आपके इनपुट्स आ रहे हैं 2 पॉइंट पे, ठीक है। बाकी इन दोनों को मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप समझ लीजिए, जो आउटपुट है वो PMMC की कॉइल पे जा रहा है, राइट। PMMC की कॉइल के थ्रू वो जो पिवट पे कनेक्टेड स्टाइलस है उस पे जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। और स्टाइलस को हमने गैंग कर दिया है इस डिफरेंशियल कैपेसिटर से, मतलब यानी सेम पिवट से जिस पे स्टाइलस कनेक्टेड है उसी सेम पिवट से गैंग है ये डिफरेंशियल कैपेसिटर की वेरिएबल प्लेट। जो वेरिएबल प्लेट है C, वो इससे गैंग है, ठीक है, राइट। और इस वेरिएबल कैपेसिटर C को हम कैरियर ऑसिलेटर के थ्रू एक्साइट करते हैं। जब इसका क्या यूज़ है मैं अभी आपको बताती हूँ। इस डिफरेंशियल कैपेसिटर की फिक्स प्लेट A और B हैं, जिससे जो आउटपुट आ रहा है कैपेसिटर CA और CB का जो आउटपुट आएगा वो हम फेज डिटेक्टर को दे रहे हैं।
फेज डिटेक्टर का आउटपुट डीसी कंट्रोल वोल्टेज होगा जो डायरेक्टली फीडबैक हो रहा है, इस एम्पलीफायर पे डायरेक्ट फीडबैक हो रहा है, जो एक नेगेटिव फीडबैक सिग्नल जो कि फीडबैक करंट की तरह यहाँ पर आ रहा है। एक फीडबैक सिग्नल डायरेक्ट हो गया और दूसरा फीडबैक सिग्नल डिफरेंशिएटर के थ्रू एम्पलीफायर पे जा रहा है। आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये फीडबैक करंट है और ये वेलोसिटी फीडबैक करंट है, राइट। I1 क्या है? फीडबैक करंट है और I2 क्या है? वेलोसिटी फीडबैक करंट है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि वेलोसिटी फीडबैक करंट कैसे बने, राइट। तो इनिशियली जब कोई भी सिग्नल नहीं होता है, हम इनपुट कुछ भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हमने जो बॉडी से हमें सिग्नल लिए हैं हमने अभी इसको नहीं दिए हैं, राइट। इनपुट पे कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए कि दोनों कैपेसिटर जो CA और CB हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, राइट, ताकि जीरो सिग्नल आए, मतलब कोई फीडबैक सिग्नल नहीं आए, इनफैक्ट जीरो सिग्नल आए, क्योंकि इनपुट कुछ आ ही नहीं रहा, हमें इनपुट को करेक्ट करना ही नहीं है। यहाँ पर हम जो स्टडी करें, मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ कि फीडबैक कंट्रोल्ड स्टाइलस प्रोटेक्शन सिस्टम दो तरह से स्टाइलस को प्रोटेक्ट करता है, एक तो हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल के कारण और एक फास्ट स्पीड सिग्नल्स के कारण, राइट। ठीक है, तो कैसे करता है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इनिशियली क्या है कि इस वेरिएबल कैपेसिटर प्लेट को हम कैरियर ऑसिलेटर के थ्रू सिग्नल देते हैं, राइट। अभी ये न्यूट्रल कंडीशन में है, यानी दोनों का जो प्लेट एरिया है CA और CB दोनों का प्लेट एरिया सेम है, और जब हम कोई भी सिग्नल देंगे तो क्या होता है, कैपेसिटर हम जानते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है कि इसका CA इज इक्वल टू CB है, दोनों कैपेसिटेंस इक्वल हैं क्योंकि प्लेट एरिया इक्वल है, और अगर हम कोई भी सिग्नल देंगे तो उसमें जो स्टोर होगा वो सेम सिग्नल स्टोर होंगे, सेम वोल्टेजेस होंगी। अब सेम वोल्टेजेस होंगी क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, तो फेज डिटेक्टर क्या करेगा, दोनों के डिफरेंस को डिटेक्ट करेगा, और क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस सेम है तो फेज डिटेक्टर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फेज डिटेक्टर जो फेज डिटेक्ट करेगा तो जीरो वोल्टेज आएगी, राइट। तो डीसी कंट्रोल वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाएगी, और जब इसको हम फीडबैक देंगे यहाँ पर, तो ये बेसिकली क्योंकि अभी कोई इनपुट सिग्नल ही नहीं दिया इसलिए हमें कोई करेक्टिव सिग्नल चाहिए ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर हमें जीरो ही करंट मिलेगी। अगेन क्योंकि इनपुट जीरो है तो डिफरेंशिएटर आउटपुट भी जीरो ही होगा, राइट। आप लोगों ने मैथ्स में डिफरेंशिएटर पढ़ा है, अवकलन जिसको आप बोलते थे, इवन आप लोगों ने पल्स एंड वेव शेपिंग सर्किट में भी डिफरेंशिएटर पढ़े हैं, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटर का काम क्या है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ कि जब हम इनपुट देते हैं, राइट, इनपुट सिग्नल आएगा, उसके अकॉर्डिंग स्टाइलस जो है वो मूव करेगा इधर अप और डाउन, राइट। और सेम सिग्नल जो है वो हमें कैपेसिटेंस में मिल रहा है, राइट। अगर स्टाइलस अप मूव कर रहा है तो जो हमारा कैपेसिटर की ये वेरिएबल प्लेट है C, ये क्या करेगी, स्टाइलस के साथ मूव करेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो CB ज़्यादा हो जाएगा CA से, राइट। और अगर स्टाइलस हमारा डाउन आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारी वेरिएबल जो प्लेट C है वो क्लॉकवाइज मूव करेगी, उस कंडीशन में CA ज़्यादा हो जाएगा CB से, राइट। तो दोनों ही कंडीशन में कैपेसिटेंस में डिफरेंस आ जाएगा, either CA इज मोर देन CB और CB इज मोर देन CA, राइट। तो अब क्योंकि ये जो वोल्टेज यहाँ पर हमने कैरियर ऑसिलेटर से जो सिग्नल दिया है, तो क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस में डिफरेंस आने से दोनों में फेज डिटेक्ट हो जाएगा, और फेज डिटेक्ट होने से हमें DC वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज मिल जाएगी, राइट। तो जो DC कंट्रोल वोल्टेज मिलेगी उसको हम नेगेटिवली फीडबैक कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हमारा स्टाइलस, ठीक है, एक लिमिट तक मूव कर रहा है देन इट्स ओके, और अगर स्टाइलस एक लिमिट से ज़्यादा मूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो वोल्टेज दे रखी है कैरियर ऑसिलेटर के थ्रू जो सिग्नल दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा फेज डिटेक्ट होगा कि हमें इसको बैंड होने से रोकना है, ठीक है। तो जो नेगेटिव फीडबैक जाएगा ये हमारे इनपुट सिग्नल को कंट्रोल करेगा, तो इनपुट सिग्नल कंट्रोल हो जाएगा तो स्टाइलस जो है वो हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल से बैंड होने से बच जाएगा, राइट। तो ये वाला जो सर्किट है विदाउट डिफरेंशिएटर ये बिल्कुल सेम वर्क कर रहा है जैसे कि जीनर
कंट्रोल प्रोटेक्शन सर्किटरी वर्क कर रही थी, राइट। जो डीसी कंट्रोल वोल्टेज आ रही है वो बेसिकली किसके कारण आ रही है, डिस्प्लेसमेंट के कारण आ रही है। ये एक्चुअली जो ये जो डिफरेंशियल कैपेसिटर है यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि जितना ये डिस्प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज सिग्नल जनरेट करता है, राइट। मीन्स अगर ये मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो अगर सपोज पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट कर रहा है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर ये मूव करेगा तो ये नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करेगा, राइट। तो इस तरह से फेज डिटेक्ट करके ये डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो वोल्टेज है ये किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और ये करंट इस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, तो ये करंट भी किसके प्रोपोर्शनल हो गए, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो गई। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है जितना कि हमें नहीं चाहिए, जब तक कि अंडर टॉलरेशन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये ज़्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा कि वो बेंड हो सके, तो ये जो करंट है ये जनरेट होकर यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक देगी, और इस डिस्प्लेसमेंट से इसको जो डिस्प्लेसमेंट स्टाइलस का हो रहा है उसको एक लिमिट से आगे जाने से रोक देगी, और इस तरह से स्टाइलस का प्रोटेक्शन हो जाएगा, राइट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल जो वोल्टेज हमने डिफरेंशिएटर को दिए, और डिफरेंशिएटर क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, और हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेलोसिटी। जानते हैं ना आप लोग वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, राइट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो ये डिफरेंशिएटर क्या कर रहा है, हमें जो सिग्नल दे रहा है वो वेलोसिटी फीडबैक दे रहा है, राइट। तो जो करंट प्रोपोर्शनेट करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनेट करंट हो रही है। ये वाली करंट जो है I1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट है, और I2 करंट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनेट है, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशिएटर सर्किट, राइट। तो ये जब हम I2 फीडबैक यहाँ पर आ रहा है, तो इनकेस अगर किसी भी रीज़न से इनपुट में बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजिंग होते हैं, फास्ट स्पीड सिग्नल्स आते हैं, तो ये I2 क्या करेगा, उनको करेक्ट कर देगा, क्योंकि नेगेटिवली फीडबैक हो रहा है। I2 उनको करेक्ट करके तो फास्ट चेंजिंग इवेंट्स को भी कंट्रोल कर लेगा, और इससे भी स्टाइलस की बेंडिंग को रोक देगा। आई थिंक फीडबैक कंट्रोल स्टाइलस प्रोटेक्शन सिस्टम आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि I1 जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। ये फीडबैक में जब जाती है, नेगेटिवली फीडबैक करती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट को एक लिमिट से ज़्यादा होने से रोकती है। और I2 है वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हो चुका है, और डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी है, तो ये I2 किसके प्रोपोर्शनल हो गई, वेलोसिटी सिग्नल के प्रोपोर्शनल हो गई। तो जब I2 फीडबैक जाता है और अगर फास्ट चेंजिंग इवेंट आते हैं, तो ये I2 नेगेटिवली फीडबैक करके उस फास्ट चेंजिंग इवेंट को स्लो करके एंड देन स्टाइलस को प्रोटेक्ट कर देता है, राइट। इसमें जो डिफरेंशिएटर यूज़ किया है वो बेसिकली ये सर्किटरी होती है जो आप पल्स एंड वेव शेपिंग सर्किट में पढ़ चुके हैं। मैथ्स में आपने ये सर्किट नहीं पढ़ी है, मैथ्स में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है, जबकि पल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में पल्स एंड वेव शेपिंग सर्किट में आपने ये सर्किटरी पढ़ी है कि सिंपल C और R कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को अगर हम यूज़ करते हैं, जबकि R को अगर हम शंट में लगाएं और C को सीरीज में लगाएं, तो ये एक डिफरेंशिएटर की तरह वर्क करता है। पल्स एंड वेव शेपिंग सर्किट में आप ये पढ़ चुके हैं। अगर इनपुट हम इससे फीडबैक जो इनपुट का यहाँ देते हैं, तो वो I2 करंट जो है जो आउटपुट देता है ड्राइवर एम्पलीफायर को, तो वेलोसिटी से रिलेटेड जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनेट हमें करंट मिलेगी, राइट। तो डिफरेंशिएटर क्या कर रहा है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट को वेलोसिटी करंट में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब आई मीन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट करंट को वेलोसिटी के प्रोपोर्शनेट करंट में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि फीडबैक कंट्रोल स्टाइलस प्रोटेक्शन कंट्रोल सिस्टम में फास्ट चेंजिंग इवेंट्स के कारण स्टाइलस को प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं, राइट। अभी तक हमने स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, राइट। अब हम XY रिकॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे,
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि XY रिकॉर्डर और स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में क्या बेसिक डिफरेंस है कि स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में हम कोई भी सिग्नल को टाइम बेस की रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि XY रिकॉर्डर में हम एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल की रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो यहाँ दोनों सिग्नल जो है वो दोनों ही सिग्नल हैं, कोई भी टाइम बेस नहीं है। X इनपुट पे एक सिग्नल दिया जाता है, Y इनपुट पे दूसरा सिग्नल दिया जाता है, राइट। दोनों सिग्नल को ऑपरेट करने के लिए सेम सर्किटरी अगर आप देख पाए तो दोनों सिग्नल पहले अटेन्यूएटर से पास हो रहे हैं, राइट। देन फिर बैलेंस सर्किट में जा रहे हैं, बैलेंस सर्किट से रेफरेंस सोर्स कनेक्टेड है एंड बैलेंस सर्किट का आउटपुट जो है वो चॉपर में दिया हुआ है, दोनों ही X इनपुट और Y इनपुट दोनों के केस में, एंड चॉपर का आउटपुट एम्पलीफायर में है और एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो एक सिग्नल तो फीडबैक होके बैलेंस सर्किट में जा रहा है। आप देख सकते हैं Y चैनल फॉर स्टाइलस यहाँ आ गया और X चैनल फॉर आर्म यहाँ पर आ गया फीडबैक सिग्नल, और जो आउटपुट है एम्पलीफायर का वो X चैनल का जो आउटपुट है वो आर्म से कनेक्टेड है, जबकि Y चैनल का आउटपुट जो है वो स्टाइलस से कनेक्टेड है। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में हम क्या कर रहे थे कि जो एक सिग्नल जो हमें इनपुट मेज़र करना है वो तो हम स्टाइलस को दे रहे थे, और जो टाइम बेस है उससे हम ग्राफ पेपर के मूवमेंट की स्पीड को कंट्रोल कर रहे थे। अगर हम चाहें तो उसमें भी ऐसा कर सकते हैं कि स्टाइलस पे तो हम सिग्नल दे दें और आर्म को जो है वो टाइम बेस से कंट्रोल कर लें और जो ग्राफ पेपर है उसको स्टेशनरी रख दें। पर XY रिकॉर्डर में ये कंपलसरी है कि ग्राफ को स्टेशनरी ही रखना है। यहाँ पे जो ग्राफ पेपर है वो वर्क टेबल पे स्टेशनरी, ग्राफ पेपर मूव नहीं कर रहा है, ये स्टेशनरी पड़ा है, राइट। मतलब जितने एरिया में हमें रिकॉर्ड करना है वो वर्किंग टेबल पे सामने नज़र आ रहा है। मूवमेंट जो दो दिए जा रहे हैं वो एक तो आर्म को दिया जा रहा है और एक स्टाइलस को दिया जा रहा है। X एक्सिस का जो मूवमेंट है वो डेफिनेटली लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में होगा, तो जो आर्म आपको नज़र आ रही है ये आर्म आइदर लेफ्ट मूव कर सकती है या राइट मूव कर सकती है, ठीक है। और जो स्टाइलस जो है वो आर्म पे कनेक्टेड है, आर्म के साथ इस तरह से देखो एक वायर लगा होता है और उसके साथ स्टाइलस कनेक्टेड है। जो स्टाइलस जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा, स्टाइलस वर्टिकली मूव कर रहा है, इधर अप और डाउन। तो Y इनपुट जो है, Y पे जो हमने सिग्नल रखा है वो हम स्टाइलस पे दे रहे हैं, जबकि X पे जो हमने सिग्नल दिया है वो हम आर्म पे दे रहे हैं। तो यानी आर्म तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है और स्टाइलस अप एंड डाउन मूव कर रहा है, राइट। तो जो भी इनका रिलेटिव जो बेसिकली मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सिग्नल जो है वो ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अब रिकॉर्ड करने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम सिग्नल्स को X सिग्नल और Y सिग्नल को अटेन्यूएटर पे देते हैं। अटेन्यूएटर का काम क्या होता है, रेंज को सेलेक्ट करना, ताकि जो ये जो आर्म है वो ग्राफ पेपर की विड्थ से बाहर ना निकले, और इस तरह से जो स्टाइलस है वो भी जो एक लिमिट हमारे पास ग्राफ पेपर की उससे बाहर मूव ना करे, ठीक है, राइट। उसके बाद अटेन्यूएटर क्या करता है, इनके सिग्नल्स को जो है बेसिकली एक रेंज फिक्स कर देता है। जैसे इसमें इस पर्टिकुलर XY रिकॉर्ड में 0.5 मिलीवोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन का जो एक बेसिकली जो रेफरेंस सोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग ये रेंज को सेलेक्ट कर देता है। तो रेफरेंस सोर्स क्या है, ये इनबिल्ट एक रेफरेंस सोर्स है जो 0.5 मिलीवोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज जनरेट करता है। और बैलेंस सर्किट में एक बेसिकली सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर होता है, और इसका काम क्या होता है कि जो सिग्नल Y से इस बैलेंस सर्किट पे आ रहे हैं और X से इस बैलेंस सर्किट पे आ रहे हैं थ्रू अटेन्यूएटर, उनको ये रेफरेंस सोर्स के थ्रू कंपेयर करता है और कंपेयर करके इन दोनों के बीच का जो एरर सिग्नल है उसको जनरेट करता है। मीन्स अगर क्योंकि अगर जब कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है तो आर्म भी बिल्कुल सेंट्रल प्लेस पे रहेगी और स्टाइलस भी बिल्कुल सेंट्रल प्लेस पे रहेगा, ताकि वो जीरो एक्सिस के ऊपर सिग्नल दे, राइट। और जैसे ही सिग्नल आता है तो सिग्नल के अकॉर्डिंग आर्म भी मूव करेगी और स्टाइलस भी मूव करेगा। तब अगर सिग्नल 0.5 मिलीवोल्ट से ज़्यादा है तो आर्म राइट डायरेक्शन में मूव कर सकती है और 0.5 मिलीवोल्ट से कम है तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकती है, डिपेंड्स ऑन
एरर सिग्नल जो बैलेंस सर्किट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो बैलेंस सर्किट क्या करता है, एरर सिग्नल जनरेट करता है इनपुट और रेफरेंस सोर्स सिग्नल के डिफरेंस के अकॉर्डिंग, और ये सिग्नल चॉपर को दिया जाता है। चॉपर क्या करता है, क्योंकि ये सिग्नल जो होते हैं वो बेसिकली डीसी सिग्नल्स होते हैं, तो चॉपर क्या करता है, डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऐसा हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम जो एक्सआई रिकॉर्डर में मोटर यूज़ करते हैं, ये बेसिकली जो आर्म ड्राइव मोटर, एम्पलीफायर का आउटपुट जो है आर्म ड्राइव मोटर पे जा रहा है, इस तरह से एम्पलीफायर का आउटपुट वाई का आउटपुट जो है वो स्टाइलस ड्राइव मोटर पे जा रहा है। तो ये जो दोनों ड्राइव मोटर्स होती हैं सर्वो मोटर्स होती हैं, और सर्वो मोटर को ऑपरेट करने के लिए हमें एसी सिग्नल्स चाहिए होते हैं। तो चॉपर क्या करता है, डीसी सिग्नल्स को एसी में कन्वर्ट करता है। एंड एम्पलीफायर का यूज़ क्या होता है, एम्पलीफायर उन सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं ताकि जो मोटर है वो एक्चुएट हो सके, ड्राइव हो सके। तो ये एम्पलीफायर का आउटपुट ड्राइव मोटर, आर्म ड्राइव मोटर पे जाता है, और ये बेसिकली सिग्नल जो है एक्स सिग्नल तो आर्म पे जा रहा है, और वाई सिग्नल जो है वो कहाँ आ रहा है, स्टाइलस पे आ रहा है। आप इजीली देख सकते हैं। तो वाई सिग्नल के अकॉर्डिंग जो मोटर ड्राइव हो रही है वो तो स्टाइलस को अप एंड डाउन मूव करेगी, और एक्स सिग्नल के कारण जो मोटर ड्राइव हो रही है वो आर्म को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन मूव करेगी। तो जो रिजल्टेंट स्टाइलस का मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सिग्नल जो है ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। और ये जो फीडबैक सिग्नल है आर्म ड्राइव मोटर से फीडबैक सिग्नल बैलेंस सर्किट पे आ रहा है, और इसी तरह से स्टाइलस ड्राइव मोटर से फीडबैक सिग्नल बैलेंस सर्किट पे आ रहा है। ये बेसिकली जो सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर है उसको करेक्ट करने के लिए काम आता है, ताकि आपने जो एक सिग्नल दिया था, जो बैलेंस सर्किट ने दिया था वो रिकॉर्ड हो गया, अब नेक्स्ट सिग्नल आएगा देन उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स वाई रिकॉर्डर में हम दो सिग्नल्स को, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल की रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं, और एक सिग्नल हम आर्म को देते हैं, दूसरा सिग्नल हम स्टाइलस को देते हैं। और सेम ये उसी तरह जैसे हम अपनी कॉपी के ऊपर पेन या पेंसिल से लिखते हैं, कॉपी हमारी स्टेशनरी रहती है, पर हम अपने हाथ को जब भी कोई लेटर बनाते हैं तो हम बोथ डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइमल्टेनियसली मूव कर रहे होते हैं। अगर आप छोटी क्लास में अगर पढ़ चुके होंगे तो आपको डॉट्स बना के एंड देन बताया जाता था कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है, राइट। तो रिजल्टेंट मूवमेंट से हमारा ग्राफ बन जाता है। होप आपको एक्स वाई रिकॉर्डर की वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमारा आज इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर के माध्यम से बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम के बारे में जो भी हमारे सिलेबस में था हमने उसका पूरा स्टडी कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। व्हाट्सएप पे पूछिए, आपको जब भी प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए, मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूँगी, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, रट के कुछ नहीं करना है, समझ के सब कुछ करना है, राइट। ओके, थैंक यू।